नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पंकज शाह, प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण बच्चों का एक प्रकार का शैक्षिक हेल्थ चेकअप बोल सकते हो इसको। अभी वर्तमान में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से आने वाली एनएस सर्वे 2024 हेतु पूर्व तैयारियां चल रही हैं। इस हेतु हमने हमारे लेवल पर एक पीपीटी का निर्माण कर एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एनएस क्यों, क्या उद्देश्य है एनएस के, और हम एनएस 2024 को किस तरह से विधिवत रूप से अपने विद्यालय में आयोजित कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। एनएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। भारत में पहली बार वर्ष 2001-2 से ये सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है। एनएस हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। एनएस का अंतिम सर्वेक्षण 12 नवंबर 2021 को हुआ था। इसके पहले एनएस का सर्वेक्षण 2017 में हुआ था। कोविड होने की वजह से ये 1 वर्ष लेट हुआ है। एनएस का जो अगला सर्वेक्षण 2024 में होने वाला है, एनएस सर्वेक्षण में देश और राज्य के सरकारी और निजी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये प्रायोजित कार्यक्रम है। एनएस 2021 का आयोजन सीबीएसई यानी सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रूपरेखा व उपकरण, जो इवैल्यूएशन का फ्रेमिंग है, साथ में ही जो टूल्स निर्माण है, विभिन्न प्रकार के पेपरों का निर्माण होता है, वो एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा किया जाता है। ये एनएस के बारे में मोटी मोटी जानकारी थी। एनएस हेतु जो प्रस्तावित कक्षावार विषय है वो इस प्रकार है। एनएस का आयोजन कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 में किया जाता है। कक्षा 3 की बात करें तो भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन विषय को शामिल किया गया है, और कक्षा 5 में भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन विषय को शामिल किया गया है। कक्षा 8 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया है, और कक्षा 10 की बात करें तो भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी को और जोड़ा गया है इसमें। ये एनएस हेतु प्रस्तावित कक्षावार विषय थे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हो एनएस का आयोजन क्यों होता है? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे भारत में इस प्रकार का सर्वेक्षण क्यों किया जाता है। क्या एनएस के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। एनएस के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो विषयगत क्षमताओं का आंकलन करना है, परिणामों का नीतिगत निर्णय लेना है, योजनाओं के निर्माण में सहायक है, शिक्षक प्रशिक्षण एवं संसाधनों आदि के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाया जा सके, और सीखने के स्तर में सुधार हेतु, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु, साथ ही कक्षा शिक्षण में सहायता करने हेतु। ये मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं एनएस के पीछे। मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी एजुकेशन के लिए बात कर रहा है, और साथ में ही विभिन्न प्रकार की हमारे देश में जो शिक्षा की नीतियाँ बनती हैं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसियाँ बनती हैं, वो एनएस के सर्वेक्षण पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं। शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है। साथ में ही क्लास टीचिंग के सपोर्ट हेतु एनएस का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, हमने जाना है। अब हम बात करेंगे डूंगरपुर की डेमोग्राफी प्रोफाइल के बारे में। ये जो आंकड़े हैं वो सेंसस 2011 के हैं। डूंगरपुर का जो टोटल एरिया है वो 3770 स्क्वायर किलोमीटर है। साथ में ही अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की डूंगरपुर की, तो 13,88,552 टोटल जनसंख्या है, जिसमें रूरल एरिया की बात करें तो 12,99,809 है, और अर्बन में 88,743 है। डेंसिटी की बात करें तो 368 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी। लिटरेसी रेट जो है 59.46% है। चाइल्ड सेक्स रेशो है 0 से 6 साल का, वो 922 है। ये डूंगरपुर की डेमोग्राफी प्रोफाइल थी। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ द डूंगरपुर।
ये आंकड़े यूडाइस 2021 के अनुसार हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कूल की बात करें तो 3112 स्कूल हैं डूंगरपुर ज़िले में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के 2675, सेंट्रल गवर्नमेंट के मात्र 2 स्कूल और प्राइवेट स्कूल है 435। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स की बात करें तो 15,835 टीचर हैं। स्टेट गवर्नमेंट के 11,835, सेंट्रल गवर्नमेंट के 45 और प्राइवेट स्कूल्स के 3,955 टीचर्स। ये हमारा एजुकेशन प्रोफाइल था डूंगरपुर ज़िले का। अब हम बात करेंगे NS 2021 की जो सर्वे हुई है, इसमें भाग लेने वाले कक्षा अनुसार छात्रों की संख्या। कक्षा 3 की बात करें तो 43 स्कूल के 700 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। कक्षा 5 में 38 स्कूल के 690 बच्चों ने भाग लिया था। कक्षा 8 में 54 स्कूल के 1312 बच्चों ने भाग लिया था और कक्षा 10 में 58 स्कूल के 1504 बच्चों ने भाग लिया था। इस तरह से जिले के कुल 193 स्कूल के 4206 बच्चों ने इसमें NS 2021 में भाग लिया था। क्लास वाइज स्टेट रैंक की बात कर रहे हैं थोड़ी सी हम। पूरे भारतवर्ष में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा था। और अगर हम राजस्थान के कुल 33 जिलों में बात करें क्लास वाइज रैंकिंग की तो कक्षा 30 में डूंगरपुर जिले का 31वां स्थान है, कक्षा 5 में 32वां स्थान है, कक्षा 8 में 32वां स्थान है और कक्षा 10 में 33वां स्थान है। ये राजस्थान में हमारे ज़िले की स्थिति है। NS 2017 की तुलना में ज़िले का प्रदर्शन 27 से 32 स्थान पर आया है। ये सभी के लिए विचारणीय और चिंतनीय है। क्लास वाइज स्टेटस इन लैंग्वेज, अगर हम भाषा की बात करें तो कक्षा 3 में 67% जो बच्चे हैं वो बिलो ग्रेड पे हैं और 33% जो बच्चे हैं वो 8 ग्रेड पे हैं। कक्षा 5 की बात करें तो 59% बच्चे जो हैं वो बिलो ग्रेड पे हैं और 41% बच्चे जो है वो 8 ग्रेड पे। इसी तरह से कक्षा 8 की बात करें तो 76% बच्चे बिलो ग्रेड पे हैं और 24% बच्चे जो हैं वो 8 ग्रेड पे हैं। कक्षा 10 की बात करें तो बिलो ग्रेड के बच्चे जो हैं 80% हैं और 8 ग्रेड पे 20% है। यहाँ हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। बिलो ग्रेड के बच्चों की संख्या, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बिलो ग्रेड के बच्चों की संख्या अधिक होती जा रही है। कक्षा 3 में देखें आप 67 है, कक्षा 5 में 59 है, कक्षा 8 में 74 है बिलो ग्रेड के बच्चों की संख्या और कक्षा 10 में 80 है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिलो ग्रेड की बच्चों की संख्या भी प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और 8 ग्रेड के बच्चों का प्रतिशत कम होते जा रहा है। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। जो बच्चे प्रॉक्सी जोन पे हैं वो बच्चों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है कक्षाओं की जो तुलना में हम अगर देखें तो। ये लैंग्वेज की स्थिति है। इसी तरह से हम बात करेंगे गणित की। गणित में कक्षा 3 में बिलो ग्रेड के बच्चों की संख्या 66% है और 8 ग्रेड पे 34। कक्षा 5 में बिलो ग्रेड पे 79 है और 8 ग्रेड पे 21 है। कक्षा 8 की बात करें तो बिलो ग्रेड में 69 है और 8 ग्रेड पे 31 है। कक्षा 10 की बात करें तो बिलो ग्रेड पे 80% है और 8 ग्रेड पे 20% है। मैथमेटिक्स की और हिंदी की बात करें तो एक जैसी स्थिति है। क्लास वाइज स्टेटस जो है वो बिलो ग्रेड में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपके अनुसार क्या कारण हो सकते हैं बिलो ग्रेड पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है? जिले के विभिन्न सेमिनारों में, विभिन्न प्रशिक्षणों में टीचर से बातचीत के दौरान ये पाया है, टीचरों ने कारण बताए हैं बिलो ग्रेड में बच्चों की संख्या क्यों ज़्यादा है। आइए इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण बताया था उन्होंने कोरोना महामारी। कोरोना महामारी तो पूरे राजस्थान में ही नहीं, डूंगरपुर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में थी, तो ये कारण मुझे इतना ठोस नहीं लगता है कोरोना महामारी। दूसरा जो कारण बताया था, शिक्षा विभाग द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रयास डिजिटल मोड में रहे जिनकी विद्यार्थी तक पहुंच नहीं हो रही। नो डाउट जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है डूंगरपुर, वहाँ डिजिटल मोड में विद्यार्थियों तक जो सामग्री पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। जगह जगह नेटवर्क की समस्या थी और शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा सा एक कदम था, बहुत अच्छा एक डिजिटल
मोड में बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई थी, पर विद्यार्थियों तक वो पहुंच नहीं पाई। तीसरा जो कारण उभर करके आया है, कक्षा की गतिविधियों का लर्निंग आउटकम के साथ तालमेल का अभाव रहा। लर्निंग आउटकम जो सीखने के प्रतिफल होते हैं और क्लासरूम का जो हमारा प्रोसेस है उसके साथ में कोई तालमेल नहीं जमा, ये मुख्य कारण रहा था। अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें बच्चों का ठहराव नहीं है, कभी कभी शिक्षक का ठहराव नहीं है और कक्षाओं में संतुलित तरीकों से शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है बिलो ग्रेड पर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें हम सब प्रयास करेंगे मिल करके कि बिलो ग्रेड पर बच्चों की संख्या कम हो जाए। 50% से कम उपलब्धि वाले लर्निंग आउटकम देखें अगर कक्षा 3 के गणित के अंतर्गत, तो स्थानीय मान की मदद से 999 तक संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं। विभिन्न दैनिक परिस्थितियों का आंकलन कर उचित संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने और बार बार घटाने की जो प्रक्रिया है उस रूप में समझते हैं। सरल रेखा से बनी द्विआयामी एवं त्रिआयामी आकृति को पहचान पाते हैं। साथ में ही मानक इकाइयां हैं जैसे सेंटीमीटर, मीटर का उपयोग कर लंबाई तथा दैर्घ्यों का अनुमान एवं मापन करते हैं। इसके साथ इकाइयों के संबंध में पहचान कर पाते हैं। टैली चिन्ह का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का अभिलेखन करते हैं तथा उनको चित्र के रूप में जो है वो प्रस्तुतिकरण कर निष्कर्ष निकाल पाते हैं। ये गणित के मुख्य जो एलोज थे उस पर इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। आगामी जो एनएस की तैयारी हम कर रहे हैं उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम एनएस 2024 में जो होने वाला है उसके लिए हम किस तरह से जो तैयारी करें, कौन कौन से जो कंपोनेंट है उस पर हमें अच्छे से काम करना है। शिक्षकों को एनएस प्रश्न पत्र पर आमुखीकरण का कार्य चल रहा है। ओरिएंटेशन का कार्य विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है कि किस तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाना है। साथ में ही सीखने के प्रतिफल पर गहरी समझ बनाना और उन्हें चेकलिस्ट और पाठ्य पुस्तकों के साथ अलाइन करना, यानी जो एलोज हैं उन पर गहरी समझ टीचर को भी बनाने की ज़रूरत है और उनको चेकलिस्ट के साथ में और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके साथ में मैपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। कक्षा कक्ष की मूल्यांकन प्रक्रिया को बारीकी से देखना पड़ेगा, जिसमें एफए और जो हमारे ऐसे हैं जो हमारे रचनात्मक आंकलन है और योगात्मक आंकलन है, उस मूल्यांकन प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। छात्रों के अभ्यास के लिए नमूना मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करना, एनएस के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसको तैयार करना है, बार बार बच्चों को अभ्यास करने का मौका देना है। साथ में ही बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारा FLN कह रहा है, निपुण वारण मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जो बच्चे बिलो ग्रेड पर हैं उन्हें एड ग्रेड पर लाने का प्रयास करने के लिए हमें अधिक से अधिक उपचारात्मक शिक्षण पर बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही जो हमारी RACRT की जो लर्निंग पैकेज है, अभ्यास पुस्तिका जो बहुत अच्छी सी सीख साथी पहल वगैरह, उस पर बहुत अच्छा सा बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये जो है NS की तैयारी है तो महत्वपूर्ण पहलू पे आगे बढ़ेंगे साथियों। NS के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। NS में आपको बता दें कि सभी जो प्रश्न आते हैं वो हमारे MCQ टाइप के प्रश्न होते हैं, है ना, जिसमें 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर बच्चे को सेलेक्ट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मेले में कमला, विमला और बलराम ने खिलौने खरीदे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, A, B विशेषण, C सर्वनाम और D कारक। यहाँ सही उत्तर A संज्ञा। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि NS में पाठ के पीछे के प्रश्न नहीं आते हैं। NS में जो है जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एक और अन्य प्रश्न के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस आकृति के किनारे व कोने नहीं होंगे? A कागज, B बर्फी, C टमाटर, D संदूक। यहाँ सही उत्तर है C टमाटर। ये भी बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। जो अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ बच्चा अपने ज्ञान का और अपने बोध का अनुप्रयोग कर पाता है। इस टाइप के ही प्रश्न मोस्टली आएंगे। हमने ब्लूम्स का नाम सुन रखा है। ब्लूम्स द्वारा जो प्रस्तावित हमारी जो प्रक्रिया है टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना। ब्लूम्स
1956 है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स जो है वो एक महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था और पूरा नाम इसका बेंजामिन ब्लूम्स है। उसने 3 डोमेन बताए थे, है ना। सीखने के जो उद्देश्य होते हैं, बच्चे के लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें 3 प्रकार के डोमेन होते हैं। पहला है कॉग्निटिव, यानी कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं। दूसरा जो डोमेन है वो इफेक्टिव, यानी भावात्मक। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक। ये 3 प्रकार के डोमेन होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। अगर बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष के जो स्तर हैं उसमें नॉलेज, यानी कि ज्ञानात्मक, कॉम्प्रिहेंसिव यानी बोधात्मक, एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक, और एनालिसिस और सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण और विश्लेषण, और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। यहाँ टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनएस के जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, जो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो एप्लीकेशन बेस्ड ही एनएस में आते हैं। ये यूजफुल एक्शन वर्ब से है, जो अप्लाइंग है, सॉल्व है, शो है, अप्लाइंग है, इंटरप्रेट है, यूज़ है, कंप्लीट है, एग्जामिन है, क्लासीफाई है और रिलेट। इस तरह से जो है वो अनुप्रयोग के प्रश्न मोस्टली आएंगे। शिक्षक से क्या अपेक्षाएं, उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। टीचर से ये अपेक्षा है कि कोविड-19 के दौरान बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग गैप हो गया, इसको कम करना है, ये प्रयास होना चाहिए। साथ में ही लर्निंग आउटकम की विषयवार गहरी जानकारी रख पाना। प्रत्येक टीचर को कक्षावार जो MHRD ने लर्निंग आउटकम को तय कर रखे हैं, है ना। शैक्षिक उपलब्धि के एक मापन की एक इकाई बना रखी है, हर कक्षावार, हर विषयवार। तो उसकी विषयवार गहरी जानकारी टीचर को होनी चाहिए। एनएस के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके वर्ष में 3 बार मार्क टेस्ट का आयोजन टीचर को करना है, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर मिले। साथ में ही शैक्षिक प्रक्रिया में गुणात्मक वृद्धि, क्वालिटी एजुकेशन के लिए विशेष प्रयास करने हैं। एनएस के प्रश्न बैंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। एनएस के प्रश्न पत्रों का निर्माण समय समय पर करना है और बच्चों को अभ्यास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी करना है, ताकि अन्य टीचरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्रत्येक विद्यालय के संस्था प्रधान को एक शिक्षक को एनएस का प्रभारी बनाना है, जो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की एनएस की जो गतिविधियां हैं वर्ष के दौरान वो चलाता रहे। साथ में ही बच्चों को ओमार जो सीट होती है ना, उस पर भी बच्चों को ओमार सीट पर अभ्यास कराना। ये टीचर से अपेक्षाएं थी। एक छोटी सी कहानी की हम बात करेंगे, प्यासी गौरैया। ध्यान से सुनेंगे आप लोग भी। एक गौरैया बहुत प्यासी थी। एक दीवार के पास उसे एक नल नजर आया, लेकिन नल में पानी नहीं मिला। दूर दूर तक कहीं पानी अता पता नहीं था। गौरैया थक गई थी। तभी उसने अचानक लड़की के हाथों में पानी से भरा हुआ एक लोटा देखा। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया। वह फुर उड़कर नीचे उतरी और जी भर के पानी पिया। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, वरना आप 1 मिनट इस कहानी को पढ़ लीजिए फिर से धीरे से। अब कहानी के आधार पर एक प्रश्न है, यह कहानी किसके बारे में है? यह कहानी किसके बारे में है? ए गौरैया, बी लड़की, सी कौवा, ए गिले। जब ये विभिन्न प्रशिक्षणों में पूछा गया तो सभी का जवाब एक गौरैया था, है ना। जबकि सही जवाब क्या होना चाहिए, आप खुद विचार करें, इसका क्या उत्तर होना चाहिए। थैंक्स।